क्यों होता है ट्रांसपिरेशन, क्यों इंपॉर्टेंट है ये प्रोसेस? क्योंकि इसकी वजह से ट्रांसपिरेशन पुल क्रिएट होता है फॉर द एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इन प्लांट्स। जैसे कि ऊपर ट्रांसपिरेशन हुआ लीव्स में, उस एरिया में फिर वाटर कम हो गया क्योंकि वहां जो वाटर प्रेजेंट था वो जो है वेपर्स की फॉर्म में बाहर चला गया। जब वहां वाटर कम हो जाएगा तो वो वाटर जो है वो नीचे से पुल करेगा, नीचे जो वाटर लेयर प्रेजेंट है उसको पुल करेगा, नीचे जो वाटर कॉलम है। यानी कि जो एक ट्रांसपिरेशन पुल क्रिएट होता है कि नीचे से जो वाटर ऊपर की तरफ खींचेगा, उसको क्रिएट करने में ट्रांसपिरेशन का बहुत रोल है। वो ट्रांसपिरेशन पुल को क्रिएट करने में, ताकि जो वाटर है वो नीचे से भी सॉइल से भी एब्जॉर्ब होता रहे और फिर नीचे से जो है ऊपर की तरफ एरियल पार्ट्स की तरफ ट्रांसपोर्ट भी होता रहे। तो इस चेन को क्रिएट करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ट्रांसपिरेशन का। दूसरी चीज जो ये वाटर चाहिए होता है, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस कहाँ पे हो रही है? लीव्स में। लीव्स तक पानी कैसे पहुंचेगा? इसी ट्रांसपिरेशन पुल से। तो वो वाटर जो सप्लाई करना है फोटोसिंथेसिस के, वाटर जो सप्लाई करना है फोटोसिंथेसिस के लिए, उसको सप्लाई करने में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ट्रांसपिरेशन का, है ना। साथ ही क्या करेगा ट्रांसपिरेशन? मिनरल्स को भी ट्रांसपोर्ट करता है अलॉन्ग विद द वाटर। मतलब वाटर तो ट्रांसपोर्ट होगा ही होगा रूट से लेके एरियल पार्ट्स तक, वाटर के साथ साथ मिनरल्स भी ट्रांसपोर्ट होंगे सॉइल से लेके वेरियस पार्ट्स ऑफ प्लांट्स तक। उसके बाद क्या होगा? जो लीफ होती है, लीफ को कूल करने में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ट्रांसपिरेशन का। कभी कभी तो इतना कूलिंग इफेक्ट कॉज कर देता है कि जो प्लांट बॉडी होती है उसका जो टेम्परेचर है वो 10 से 15 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। ऑल्सो हेल्प इन मेंटेनिंग द शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट, क्योंकि अगर वाटर एब्जॉर्ब होगा तो जो सेल्स हैं प्लांट के वो टर्जिड कंडीशन में होंगे, जिसकी वजह से जो प्लांट्स हैं उनकी शेप भी मेंटेन रहेगी और उनका स्ट्रक्चर भी मेंटेन रहेगा। ठीक है, तो ये थे सारे पॉइंट्स जो कि क्या दिखा रहे थे कि ट्रांसपिरेशन का क्या सिग्निफिकेंस है। उसके बाद आता है कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस को इफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से सिग्निफिकेंस पढ़ लिया आपने, आपको समझ में भी आ गए होंगे। थोड़ा सा डाउट है तो रिटर्न जो नोट्स हैं प्रेजेंटेशन में, आप इसको 2-3 टाइम्स रीड करेंगे, आप इसको नोटबुक में कॉपी डाउन कर लीजिए, आपको इजीली क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कौन कौन से आपको इजीली क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो ट्रांसपिरेशन को इफेक्ट करते हैं? देखो, इसमें आते हैं कुछ कुछ एक्सटर्नल फैक्टर और कुछ कुछ आते हैं प्लांट फैक्टर। तो पहले तो एक्सटर्नल फैक्टर यानी कि जो बाहर के फैक्टर्स हैं कौन कौन से हैं? एक तो है लाइट। देखो, ब्लू लाइट अगर आएगी तो मैक्सिमम ओपन होंगे स्टोमेटा। जब स्टोमेटा मैक्सिमम ओपन होंगे तो ट्रांसपिरेशन भी ज्यादा होगा। लेकिन अगर लाइट एब्सेंट है तो स्टोमेटा क्लोज रहेंगे, स्टोमेटा क्लोज रहेंगे तो ट्रांसपिरेशन नहीं होगा। ठीक है, तो ब्लू और रेड लाइट होती है जो बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होती है। ठीक है, उसके बाद रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी मतलब कितना मॉइस्चर है बाहर की एयर में। अगर बाहर जो एयर है वो ह्यूमिड है यानी कि उसमें ऑलरेडी मॉइस्चर है, ऑलरेडी वाटर कंटेंट, वाटर वेपर प्रेजेंट है, तो जब बाहर एटमॉस्फेयर में ऑलरेडी वाटर वेपर प्रेजेंट है तो क्यों प्लांट में से फिर वाटर वेपर्स बन के बाहर जाएंगे? वो नहीं जाएंगे ना। हमने तो शुरू से पढ़ा है कि मूवमेंट जो होता है, डिफ्यूजन जो होता है, वो हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाता है। अगर बाहर ऑलरेडी वाटर कंटेंट हाई है, ऑलरेडी एयर के अंदर वाटर वेपर प्रेजेंट है, तो क्यों फिर वाटर वेपर्स बाहर जाएंगे? फिर तो ट्रांसपिरेशन का रेट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी बाहर मॉइस्चर है, ऑलरेडी बाहर वाटर कंटेंट प्रेजेंट है एयर में। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी अगर ज्यादा होगी तो ट्रांसपिरेशन का रेट कम हो जाएगा। इसके बाद आता है टेम्परेचर। टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा ट्रांसपिरेशन का रेट भी उतना ही ज्यादा होगा, एज इट रिजल्ट इन हायर वेपर प्रेशर ग्रेडियंट। अगर टेम्परेचर आपने कम कर दिया तो फिर रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन भी कम हो जाएगा। ठीक है, विंड की बात करते हैं। जो विंड चलती है, हवा चलती है, विंड जो ब्लो करती है, अगर वो नहीं ब्लो करेगी तो वाटर वेपर क्या होंगे? वो लीफ के ऊपर ही इकट्ठा होते रहेंगे, क्योंकि विंड चलती है तभी तो वो वाटर फिर आगे एयर के साथ मिलकर आगे चलता है। तो अगर वो विंड नहीं ब्लो कर रही है तो वाटर वेपर लीफ के ऊपर एक्यूमुलेट होते रहेंगे, जिसकी वजह से ट्रांसपिरेशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि वहां पर स्पेस ही नहीं मिलेगा कि वेपर्स बन के बाहर निकले, क्योंकि लीफ के ऊपर ऑलरेडी वाटर एक्यूमुलेट हो गए हैं वेपर्स, क्योंकि विंड नहीं चल रही है। तो और नए वेपर्स कहाँ से आएंगे? तो आगे जाके ट्रांसपिरेशन का रेट अपने आप कम हो जाएगा। पहले के ही वेपर्स अभी लीफ के ऊपर रखे हुए हैं क्योंकि विंड ही नहीं चल रही है। अवेलेबल सॉइल वाटर। देखो, अगर सॉइल वाटर अवेलेबल नहीं है ज्यादा सॉइल में, जैसे सॉइल ऑलरेडी बहुत ज्यादा ड्राई है, वहां पे वाटर ऑलरेडी नहीं है, तो फिर हमें प्लांट को पता होता है कि ऑलरेडी सॉइल में वाटर कम है, तो अब वाटर एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे आगे, तो इसलिए वो जो वाटर कंटेंट प्लांट के अंदर ऑलरेडी होता है ना, तो प्लांट उसको सेव करके रखते हैं, जिसकी वजह से वो ट्रांसपिरेशन के रेट को ऑटोमेटिकली कम होते हैं। इसीलिए कहते हैं कि ट्रांसपिरेशन जो है वो इवेपोरेशन से डिफरेंट है, क्योंकि वो फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशंस के अकॉर्डिंग चलता है। देखो, प्लांट को पता था कि सॉइल के अंदर वाटर ऑलरेडी कम है, तो फिर प्लांट ने क्या किया? ट्रांसपिरेशन को रोक दिया। प्लांट के हाथ में थी ये चीज कि ट्रांसपिरेशन का रेट कम कर देते हैं ताकि वाटर जो है फालतू में वेपर्स की फॉर्म में बाहर ना जाए और जो प्लांट का अंदर वाटर है वो प्लांट के अंदर ही रहे। अब क्या होता है? हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट इन द सॉइल वाटर ऑल्सो रिड्यूसेस द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन। क्यों? क्योंकि वाटर एब्जॉर्ब नहीं हो पाता। अगर सॉइल के अंदर सॉल्ट कंटेंट ज्यादा है तो वाटर जो है उतनी इजीली एब्जॉर्ब हो नहीं पाएगा। जब वाटर इजीली एब्जॉर्ब भी नहीं हो पा रहा तो ट्रांसपिरेशन अपने आप ही कम हो जाएगा, है ना। तो ये कुछ फैक्टर्स थे जो बाहर के एनवायरनमेंट के फैक्टर्स थे, जिसकी वजह से ट्रांसपिरेशन का रेट इफेक्ट हो रहा था। अभी प्लांट फैक्टर देखते हैं। कौन कौन से प्लांट फैक्टर्स हैं जो कि ट्रांसपिरेशन के रेट को इफेक्ट करते हैं? एक तो होता है रूट शूट रेशियो, मतलब कितनी रूट है और कितनी शूट है उसका रेशियो पे डिपेंड करता है ना।
अगर रूट, देखो रूट से वाटर एब्जॉर्ब हो रहा है, अगर रूट कम है एज कम्पेयर टू शूट, यानी कि रूट शूट का रेशियो लो है, तो अपने आप ही वो ट्रांसपिरेशन कम हो गया, क्योंकि रूट कम है और रूट ने जो वाटर एब्जॉर्ब करना है उससे ज्यादा तो शूट है, यानी कि और ज्यादा वेपर्स बाहर निकल जाएंगे। इसलिए अगर रूट और शूट का रेशियो लो है तो ट्रांसपिरेशन ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाता है। शॉर्ट प्लांट्स हैव हाई रूट शूट रेशियो, ठीक है, अगर प्लांट की हाइट शॉर्ट है यानी कि उसमें रूट्स ज्यादा होंगी, शूट कम होंगी, तो फिर ऑलरेडी जब रूट ज्यादा है तो ट्रांसपिरेशन का रेट ज्यादा है, ठीक है। उसके बाद आता है स्ट्रक्चर ऑफ लीफ, यानी कि जो लीफ है अगर उसमें क्यूटिकल बहुत थिक है, मैंने बताया ना कि ऊपर वैक्सी लेयर होती है एपिडर्मिस की, उसको क्यूटिकल बोलते हैं, अगर वो बहुत थिक है, वैक्सी कोटिंग है उसके ऊपर थिक, और हाइपोडर्मिस भी बहुत थिक है, और स्टोमेटा जो है वो संकन है, मतलब बहुत छोटे 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 पोर्स की फॉर्म में है। तो जब ये सब दिख रहा है आपको, ये क्या कंडीशन दिख रही है कि ये सब चीजें वेपर्स को बाहर जाने ही नहीं देंगी, यही तो है इसका मतलब कि क्यूटिकल थिक हो गई तब भी वेपर बाहर नहीं आ पाएंगे, वैक्सी कोटिंग बन गई तब भी वेपर्स बाहर नहीं आ पाएंगे, स्टोमेटा संकन हो गए मतलब छोटे छोटे पोर्स हो गए तब भी बाहर नहीं आ पाएंगे वेपर्स। तो ये सब चीजें क्या बता रही हैं कि ट्रांसपिरेशन के रेट को ये सब चीजें रिड्यूस करती हैं, ठीक है। तो ये फैक्टर्स हो गए जो ट्रांसपिरेशन को रिड्यूस करते हैं। उसके बाद आता है नंबर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टोमेटा, यानी कि अगर ओपन स्टोमेटा का नंबर ज्यादा है, ठीक है, कैनोपी स्ट्रक्चर भी है, ये चीज भी इंपॉर्टेंट है जो इफेक्ट करती है। आप ये देखिए नंबर ऑफ ओपन स्टोमेटा अगर ज्यादा है तो ट्रांसपिरेशन जो है उसका रेट तो इंक्रीज होना ही होना है। कैनोपी स्ट्रक्चर जो प्लांट की हाइट है, ऊपर की कैनोपी जो होती है उस पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। सो होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा ट्रांसपिरेशन का टॉपिक। मैंने तो अपनी तरफ से बहुत इजी वे में एक्सप्लेन किया है और पूरा नोट्स के साथ यहाँ पे मैंने उसको कंप्लीट किया है ना। अगर आप ये नोट्स कॉपी डाउन कर लें तो एग्जाम्स में आपको इसके बाहर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी ट्रांसपिरेशन के टॉपिक को, चाहे क्वेश्चन 5 मार्क में आए चाहे 3 मार्क में आए, आप उसको ईजी अटेम्प्ट कर पाएंगे। सो